नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राम रघुवंशी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके पर। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, रीट की एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाली है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो रीट के अंतर्गत लेवल फर्स्ट है और उस लेवल फर्स्ट के अंतर्गत जो पर्यावरण अध्ययन दे रखा है, प्यारे बच्चों, उसी पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आप लोगों के सिलेबस में जो सामान्य रोग का टॉपिक दे रखा है, तो आज की इस क्लास में हम सामान्य रोग की चर्चा करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, इस सामान्य रोग की इस क्लास के अंतर्गत हम टोटल 110 प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं, जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं और जो एग्जाम में आए हुए हैं और हो सकता है आने वाली एग्जाम में भी आ जाए। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोगों के सिलेबस में दे रखा है कि आंत्रशोथ, अमियोबायोसिस, कहीं ना कहीं डेंगू, मलेरिया, मेट हीमोग्लोबिन एनीमिया, ऐसे तमाम जो रोग दे रखे हैं, उन रोगों से कहीं ना कहीं हम आज की क्लास में पूरी कंप्लीट जितने भी रोग आप लोगों के सिलेबस में दे रखे हैं, उन सभी रोगों के बारे में चर्चा करने वाले हैं और उन सभी रोगों से आज की इस क्लास में टॉप 110 प्रश्न हम लोगों ने रखे हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए बच्चों, क्लास की शुरुआत करते हैं बेहतरीन और शानदार प्रश्नों के साथ में। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि किस रोग के कारण रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या में कमी हो जाती है। यानी कि ऐसा कौन सा रोग है बच्चों जिससे कहीं ना कहीं प्लेटलेट्स में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, ये आप लोगों को बताना है। तो प्लेटलेट्स में जो कमी हो जाती है किस रोग के कारण हो जाती है बच्चों? तो चिकन पॉक्स की वजह से, मधुमेह की वजह से, अमियोबायोसिस की वजह से, डेंगू की वजह से। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्या? डेंगू। क्या हो जाएगा? डेंगू। यानी कि डेंगू की वजह से शरीर के अंतर्गत किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। वहीं डेंगू के बारे में यदि आप लोगों को पता हो तो इसके द्वारा जो बुखार आती है बच्चों, उसे हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। क्या कहते हैं? हड्डी तोड़ बुखार। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, एग्जाम में आता है कि हड्डी तोड़ बुखार जो है बच्चों वो किस रोग के कारण आती है? तो डेंगू के कारण आती है। वहीं यदि देखा जाए तो इसका जो वाहक होता है प्यारे बच्चों, वो वाहक कौन होता है? तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि वाहक जो होती है मादा एडिज मच्छर होती है। कौन होती है? मादा। और मादा में भी कौन सी मच्छर? एडिज मच्छर होती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, और यदि देखा जाए तो ये वायरस की वजह से फैलता है। और ये जो वायरस होता है, ये वायरस कौन सा होता है बच्चों? तो ये आर्बो वायरस होता है, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। कौन सा वायरस होता है? ये आर्बो वायरस। चलिए, अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, दूसरा प्रश्न, ठीक। अब आप लोगों के सामने दे रखा है बच्चों यहां पर क्या कि निम्नलिखित को सुमेलित करें तथा सही विकल्प का चयन करें। आप लोगों को नीचे कोड भी दे रखा है, उसके बारे में भी बताऊंगा मैं, लेकिन यहीं से आप लोगों को ये चीज क्लियर हो जाएगी। एक साइड हार्मोन दे रखे हैं और उन हार्मोन की वजह से हमारे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है वह चीज दे रखी है, जैसे वृद्धि हार्मोन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन। यानी कौन सा हार्मोन किस चीज को नियंत्रित करता है, यह आप लोगों को बताना है। तो चलिए यहीं से मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे वृद्धि हार्मोन, तो वृद्धि हार्मोन क्या करता है प्यारे बच्चों? तो हमारे अंगों में क्या करता है? ये वृद्धि को प्रेरित करता है। वहीं इंसुलिन क्या करता है बच्चों? तो इंसुलिन, ध्यान रखिएगा, ये रक्त में शर्करा स्तर का नियमन करता है, ठीक है। और वहीं इंसुलिन के बाद क्या है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है बच्चों? तो नर में लैंगिक लक्षणों का नियमन करता है। और प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? तो प्रोजेस्टेरोन मादा में लैंगिक लक्षणों का नियमन करता है। तो इस प्रकार से यदि देखा जाए बच्चों, तो आप लोगों के सामने इसके कूट में जो सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ए का क्या हो जाएगा आपके सामने? 2 हो जाएगा। वहीं बी का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो बी का 4 हो जाएगा। वहीं सी का यदि देखें तो सी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और डी का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो डी का 3 हो जाएगा। तो आपको यदि कूट में यदि दे तो 2, 4, 1, 3 इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, जो कि आप लोगों को बताना है, ठीक। तो आगे देखो बच्चे, ये कूट ही दे रखे हैं, तो इन कूट में से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा, जो कि मैंने आप लोगों को ऊपर बता दिया है। चलिए, अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, तीसरा प्रश्न, कि रेबीज रोग का कारक होता है। जो रेबीज रोग है बच्चों, इसका कारक कौन होता है? तो वायरस होता है, प्रोटोजोवा होता है, बैक्टीरिया होता है, माइकोप्लाज्मा होता है। तो जो रेबीज रोग है बच्चों, इस रेबीज रोग का जो कारक होता है, ध्यान रखिएगा, वो कौन होता है? वायरस होता है, ठीक है। अब यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत ही अच्छा प्रश्न आता है कि जो रेबीज है, इस रेबीज के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये एक तरीके से देखा जाए तो ये कुत्ते के काटने की वजह से जो रोग होता है, कुत्ते के काटने से,
ठीक। तो कुत्ते के काटने से जो रोग होता है उस रोग को क्या बोलते हैं बच्चों? तो ध्यान रखना, उसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया कहते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और वही वायरस की यदि मैं बात करूं प्यारे बच्चों, तो वायरस जनित जो रोग है इसमें वायरस की खोज किसने की थी? तो वायरस की खोज करने वाले व्यक्ति थे इवानोविस्की। कौन थे? इवानोविस्की थे। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इवानोविस्की। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। यदि आप लोगों ने क्लास को ज्वाइन किया है और यदि आखिरी तक आप चलते रहे तो मान के चलिए कि आपको इस पूरी क्लास से प्यारे बच्चों लगभग 110 नहीं बल्कि 300 से 400 प्रश्न कवर होने वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने और बहुत ही शानदार प्रश्न है प्यारे बच्चों। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित को सम्मिलित करें तथा सही का चयन करें। यानी कि आप लोगों को यहां पर मिलाना है, एक साइड रोग दे रखा है और एक साइड उनके वाहक दे रखे हैं कि कौन सा किसकी वजह से होता है। तो प्यारे बच्चों जैसे मलेरिया किसकी वजह से होता है, अमीबाइसिस किसकी वजह से, क्षय रोग किसकी वजह से और हैजा किसकी वजह से होता है। तो यहां पर इस प्रश्न के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो मलेरिया है प्यारे बच्चों, ये मलेरिया किसकी वजह से होता है? तो मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम की वजह से। वहीं यदि देखा जाए अमीबाइसिस ट्यूबरकुलोसिस किसकी वजह से होता है प्यारे बच्चों? तो ये एक अमीबाइसिस है, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक है ना। तो अमीबाइसिस जो होता है बच्चों एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के कारण होता है। ठीक है। वहीं यदि देखा जाए प्यारे बच्चों क्या है तीसरा, क्षय रोग। तो क्षय रोग जो होता है किसकी वजह से होता है? ये तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है। और हैजा जो होता है वो किसकी वजह से होता है? विब्रियो कोलेरी की वजह से होता है। यानी कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा कूट में यदि देखें बच्चों तो ए का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो ए का हो जाएगा सी, यानी कि पहले वाले का सी हो जाएगा। ठीक। वहीं दूसरे वाले के यदि उत्तर की यदि हम बात करें बच्चों तो दूसरे वाले का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है। वहीं तीसरे वाले का उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? तो तीसरे वाले का हो जाएगा बी। और चौथे वाले का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो चौथे वाले का हो जाएगा डी। तो इस प्रकार से आप लोगों के सामने एक प्रश्न से यहां पर 4 प्रश्न क्लियर होंगे। तो इस प्रकार से इसमें नीचे कूट दे रखे हैं, उन कूट के आधार पर इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा? जैसे पहले का सी हम लोगों ने देखा कि पहले का सी है, दूसरे का ए है, तीसरे का बी है, चौथे का डी है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों डी। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, 5वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्त्रावित नहीं होता? ऐसा कौन सा एंजाइम है प्यारे बच्चों जो किसके द्वारा स्त्रावित नहीं होता है? अग्नाशय के द्वारा स्त्रावित नहीं होता है। यह प्रश्न रीट में आया हुआ है और कब आया है? 2021 में आया है। आप लोगों के सामने लिखा है, ये कोई मैंने नहीं लिखा है, यानी कि जो एग्जाम में आए हुए प्रश्न वही यहाँ पे लिए गए हैं बच्चों। तो अग्नाशय द्वारा स्त्रावित नहीं होने वाला रेनिन है, एमाइलेज है, ट्रिप्सिन है, लाइपेज है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों रेनिन। क्या हो जाएगा? रेनिन हो जाएगा, जो कि किसके द्वारा स्त्रावित नहीं होता है? ये अग्नाशय के द्वारा स्त्रावित नहीं होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और बहुत ही शानदार प्रश्न है। 6वां प्रश्न है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? जो विटामिन ए है, इस विटामिन ए की वजह से जो रोग होता है प्यारे बच्चों वो कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है, ट्रिप्सन होता है, रिकेट्स होता है, बेरी होता है। तो प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं कि जो विटामिन ए है, इस विटामिन ए की यदि हम बात करें तो इसका जो वैज्ञानिक नाम मिलता है वो क्या नाम मिलता है प्यारे बच्चों? तो विटामिन ए का जो वैज्ञानिक नाम मिलता है वो मिलता है रेटिनॉल। क्या मिलता है बच्चों? रेटिनॉल मिलता है। ठीक है। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल, या फिर उसे हम यूं भी बोल सकते हैं कि इसका जो रासायनिक नाम है प्यारे बच्चों वो क्या है? रेटिनॉल है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और वहीं यदि देखा जाए तो विटामिन ए की कमी से होने वाला जो रोग है वो कौन सा रोग है? स्कर्वी रोग दे रखा है आपके सामने, ट्रिप्सन दे रखा है, बेरी या रिकेट्स। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा? रतौंधी हो जाएगा। रतौंधी यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं विटामिन ए की कमी से होने वाला जो रोग है वो कौन सा है? रतौंधी है। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग जो है वो कौन सा? स्कर्वी है। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रिकेट्स है। और विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? बेरी। लेकिन विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग जो है बच्चों वो कौन सा है? रतौंधी है, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों। चलिए अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं और बहुत ही शानदार प्रश्न आप लोगों के सामने आने वाला है। चलिए 7वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में उपस्थित होता है? यानी कि जो लार में उपस्थित एंजाइम है उस एंजाइम का नाम क्या है? तो पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, लैक्टेस है, टाइलिन है। तो ये पूछ रहा है किसमें प्यारे बच्चों? लार में, है ना, कि कौन सा एंजाइम लार में उपस्थित होता है? तो पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लैक्टेस, टाइलिन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों टाइलिन। क्या हो जाएगा? टाइलिन हो जाएगा, जो किसमें उपस्थित होता है? ये लार में उपस्थित होता है। ठीक है बच्चों। चलिए अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, 8वें प्रश्न की।
वर्तमान में प्रश्न दे रखा है आपके सामने कि आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते, इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। बिल्कुल सही बात है। आज वर्तमान में यदि देखा जाए प्यारे बच्चों, तो आज हम मिर्ची के बिना हम भोजन को नहीं खाते हैं। तो ये जो मिर्ची है, इस मिर्ची को व्यापारी जो है हमारे देश में कहाँ से लाए थे? तो दक्षिण अमेरिका से लाए थे, अफगानिस्तान से लाए थे, दक्षिण अफ्रीका से लाए थे, इंग्लैंड से लाए थे। प्यारे बच्चों, इस खूबसूरत से प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। क्या हो जाएगा? यानी कि हमारे देश में जो मिर्ची को लाया गया था प्यारे बच्चों, वो कहां से लाया गया था? दक्षिण अमेरिका से लाया गया था। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, नवा प्रश्न। निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यानी कि ऐसा कौन सा, आपके सामने यह 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा तत्व है या ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें क्या है भैया, लौह तत्व बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो आंवला है, बंद गोभी, टमाटर, बंद गोभी, आंवला, पालक, गुड़, आंवला, टमाटर, आंवला, पालक, गुड़। इन चारों में से आप लोगों को बताना है बच्चों कि किसमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लौह तत्व पाया जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा लौह तत्व पाया जाता है प्यारे बच्चों आंवला, पालक, गुड़। बस आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि जहां पर अधिकतर पालक मिल जाए वहां पर मिलेगा। लेकिन पालक तो सर यहाँ पर भी है, जी बिल्कुल, लेकिन पालक के साथ साथ यहाँ पर यदि देखा जाए बच्चों क्या है, एक और चीज आंवला है और आंवले के साथ क्या है, गुड़। इनमें क्या पाया जाता है? लौह तत्व बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। और कहीं ना कहीं यदि देखा जाए तो हमारे शरीर में आयरन की भी आवश्यकता होती है। इसीलिए जो गर्भवती महिला है इनको किस प्रकार की गोली दी जाती है बच्चों? तो यहां पर जिन टैबलेट का यूज किया जाता है वो है आयरन। चलिए अगला प्रश्न है, 10वां प्रश्न। विटामिन B12 में उपस्थित धातु है, यानी कि विटामिन B12 जो है इसमें उपस्थित धातु कौन सी है? यह भी हरियाणा के अंतर्गत जो टीचर एलिजिबिलिटी का टेस्ट जो हुआ था उसमें यह प्रश्न आया हुआ था 2021 में। ठीक है बच्चों, तो विटामिन B12 में उपस्थित धातु है सोडियम, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, लोहा। तो विटामिन B12 में उपस्थित धातु जो है प्यारे बच्चों ध्यान रखना वो कौन सी है? कोबाल्ट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है और बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, 11वां प्रश्न बच्चों। चलिए, जल प्रदूषण से होने वाले रोगों का सही समूह कौन सा है? यानी कि जो जल का प्रदूषण होता है उस जल प्रदूषण की वजह से जो रोग होते हैं वह रोग कौन सा है? तो हेजा, पेचिस, पोलियो, टाइफाइड, हेजा, पीलिया, टाइफाइड, एनीमिया, एनीमिया, स्कर्वी, वात स्फीति, टाइफाइड, हेजा, पीलिया, टाइफाइड, स्कर्वी। तो एक तरीके से जल के प्रदूषण से होने वाले रोगों में यदि देखा जाए बच्चों तो उसमें है हेजा, पेचिस, पोलियो और टाइफाइड। ये किसकी वजह से होने वाले रोग हैं? ये जल प्रदूषण की कमी से या जल प्रदूषण से होने वाले रोग हैं बच्चों ये। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 12वां। मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। यानी कि जो मिनी माता रोग होता है बच्चों, ये किस प्रकार की मछली को खाने से होता है जिसमें क्या अधिक मात्रा में पाया जाता है? उसमें कैडमियम पाया जाता है, आर्सेनिक पाया जाता है, पारा पाया जाता है या ये सभी पाया जाता है? तो मिनी माता रोग की यदि हम बात करें बच्चों तो ये ऐसी मछली के खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है बच्चों? पारा पाया जाता हो। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, क्या पाया जाता हो बच्चों? पारा। चलिए अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों में पाए जाने वाले सामान्य तत्व हैं। यानी कि ये उत्तराखंड T8 में आया हुआ प्रश्न था कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों में पाए जाने वाला सामान्य तत्व है। तो इसमें क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, सल्फर है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों में जो पाए जाने वाला तत्व है बच्चों वो ध्यान रखना कार्बन है। क्या है बच्चों? कार्बन है। चलिए अगला प्रश्न है 14वां कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कोशिकाओं की सुरक्षा में सहायक है? यानी कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो कि कहीं ना कहीं किसके लिए सहायक है बच्चों? जो कोशिकाओं की सुरक्षा में सहायक है। तो ऑप्शन में है प्यारे बच्चों विटामिन B12, विटामिन K, विटामिन E, विटामिन A। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाने वाला है प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा? विटामिन E हो जाएगा। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। अभी इससे पहले जस्ट पहले मैंने आप लोगों को बताया है और एक बार रिपीट कर देता हूं मैं कि जो विटामिन A है प्यारे बच्चों, इस विटामिन A का जो रासायनिक नाम है अभी आप लोगों को बताया था। विटामिन A का रासायनिक नाम क्या था बच्चों? तो विटामिन A का रासायनिक नाम था रेटिनॉल। ठीक है, वहीं आप लोगों से पूछ लिया जाए बच्चों क्या कि विटामिन जो K है, इस विटामिन K का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है बच्चों नेफ्थोक्विनोन। क्या है? नेफ्थोक्विनोन। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, नेफ्थोक्विनोन। और ये क्या करता है? तो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है विटामिन K प्यारे बच्चों। ठीक है, वहीं यदि देखा जाए विटामिन E का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो विटामिन E का वैज्ञानिक नाम है टेकोफेरॉल।
क्या है बच्चों, टेकोफेरोल है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे बांझपन वाला भी विटामिन कहा जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। चलो एक और बचा है यहाँ पर विटामिन B12, तो विटामिन B12 के बारे में बता दूं मैं आपको, तो इसको साइनोकोबाल्मिन कहते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, साइनोकोबाल्मिन, साइनोकोबाल्मिन कहते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना, साइनोकोबाल्मिन। इसीलिए कहीं ना कहीं यदि देखा जाए तो इसमें कौन सी धातु पाई जाती है, कोबाल्ट पाई जाती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न होने वाला है, 15वां नंबर का प्रश्न। ठीक है, चलिए कि प्रोटीन अणुओं की इकाई है। प्यारे बच्चों, प्रोटीन जो है वो किस अणु की इकाई है, तो अमीनो अम्लों के अणुओं की इकाई है, वसा अम्ल की है, ग्लूकोज की है, विटामिन की है। तो प्रोटीन जो है प्यारे बच्चों ध्यान रखना, ये अमीनो अम्ल अणुओं की इकाई है। किसकी है, ये अमीनो अम्ल अणुओं की इकाई है। चलिए अगला प्रश्न है, 16वां प्रश्न, कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मनुष्य के शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है बच्चों, वह कौन सी है, अधिवृक्क ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है, अग्नाशय है, यकृत है। तो मनुष्य के शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है प्यारे बच्चों, वो है यकृत ग्रंथि है। और कहीं ना कहीं मास्टर ग्रंथि के जिसके नाम से जाना जाता है, कि ग्रंथियों की ग्रंथि जिसे कहा जाता है, वो है पीयूष ग्रंथि। यानी कि इस पीयूष ग्रंथि को एक और किस नाम से जाना जाता है बच्चों, मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 17वां, उच्च ज्वर यानी कि तेज बुखार के साथ कपकपी, जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है, वह है। यानी कि एक तरीके से तेज बुखार आती है और उसमें क्या लगती है, कपकपी लगती है, और इसका उपचार जो होता है बच्चों, वो सिनकोना नाम का एक पेड़ होता है, उसकी छाल से किया जाता है। ठीक है, तो यह रोग कौन सा है या किसकी वजह से होता है प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखना, मियादी बुखार, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो है मलेरिया। तो मलेरिया का जो उपचार होता है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, ये किससे होता है, तो जो सिनकोना वृक्ष जो होता है, इसकी पेड़ की छाल से एक दवा प्राप्त की जाती है, जिसे बोला जाता है बच्चों कुनेन। क्या बोला जाता है इसे, कुनेन नामक दवा बनाई जाती है, जिससे मलेरिया का उपचार किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न। आप लोगों को यहां पर भी वापस क्या करना है बच्चों, तो आपको बताया गया है सुमेलित करना है। क्या करना है, सुमेलित करना है। आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन मिलेंगे। चलो सुमेलित करने से संबंधित मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि यहां पर क्या दे रखा है, जैसे कि आपके सामने शहर और राज्य दे रखा है, और इधर जो है अत्यधिक पसंद का भोजन, यानी कि एक देश दे रखा है और उसमें उपस्थित भोजन के बारे में दे रखा है कि कौन सा कहां पर पसंद करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो यहां पर दे रखा है जैसे कि हांगकांग, तो हांगकांग के अंतर्गत किस चीज को पसंद किया जाता है, यह आप लोगों को बताना है। केरल में किस चीज को पसंद किया जाता है, कश्मीर में किस चीज को पसंद किया जाता है, और गोवा में किस चीज को पसंद किया जाता है, यह आप लोगों को बताना है। ठीक है बच्चों, तो यदि देखा जाए कहीं ना कहीं प्यारे बच्चों, तो यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हांगकांग है, इस हांगकांग के अंतर्गत जिस चीज को पसंद किया जाता है वो एक तरीके से नीचे है। आप लोगों को बता दूं, यहां पे देख लो, ये देखिए, ये सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखी है। ये शहर के नाम दे रखे हैं, ये राज्य के नाम इधर आप लोगों के सामने ये है। तो हांगकांग के अंतर्गत यहां पर बता दूं मैं, तो पकाया हुआ सांप, क्या बच्चा, पकाया हुआ सांप यहां पर लोगों को ज्यादा पसंद है। ठीक है, वहीं केरल की यदि हम बात करें बच्चों, तो केरल के अंतर्गत क्या खाया जाता है या क्या पसंद किया जाता है, तो केरल में किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपिकोवा, उबला हुआ क्या, टेपिकोवा पसंद किया जाता है। वहीं कश्मीर की यदि हम बात करें प्यारे बच्चों, तो कश्मीर में किस चीज को पसंद किया जाता है, तो सरसों के तेल से बनी मछली, यानी कि सरसों के तेल में बनी मछली को पसंद किया जाता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं यदि गोवा में देखा जाए प्यारे बच्चों, तो गोवा में किस चीज को पसंद किया जाता है, तो गोवा में नारियल के तेल में बने समुद्र की मछली, ठीक है, यानी कि नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली को पसंद किया जाता है। तो इस प्रकार से आप लोगों के सामने 4 अलग अलग चीजें हैं। तो अब यहां से आप इसके उत्तर दे सकते हो कि ए वाले का जो उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, 5th हो जाएगा, ये यहां पे दे रखा है। बी वाले का उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, तो बी वाले का उत्तर 1st हो जाएगा। ठीक है, सी वाले का उत्तर क्या हो जाएगा, तो सी वाले का उत्तर 2nd हो जाएगा, और कहीं ना कहीं डी वाले का जो उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो क्या हो जाएगा, 3rd हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कूट में इनको जमा सकते हैं। तो चलिए कूट को देख लेते हैं एक बार। ये आपके सामने कूट दे रखे हैं। तो हमारा उत्तर जो हमें पता है ऊपर क्या है, 5 है, 1 है, 2 है, 3 है। तो 5 1 2 3 यहां पर दे रखा है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, बी इसका सही आंसर है, जो कि आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है
हैजा एवं आंत्र ज्वर के कारण है। यानी कि जो हैजा है और हैजा के अलावा जैसे ये आंत्र ज्वर है बच्चों, कौन से ज्वर है ये? आंत्र ज्वर है। ये किसके कारण से होता है? तो कोड़े कीड़े के कारण होता है, ये विषाणु के कारण, जीवाणु के कारण, कवक के कारण। तो हैजा या फिर यदि हम बात करें आंत्र ज्वर, तो जिसके कारण होने वाला है बच्चों ध्यान रखना, ये जीवाणु की वजह से। किसकी वजह से होने वाला रोग है? ये जीवाणु की वजह से होने वाला रोग है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है 20वां कि प्रदूषण द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों के युग्म का चयन कीजिए। कि कौन से प्रदूषण की वजह से कौन सा रोग होता है, ये आप लोगों को बताना है और उन रोगों का क्या करना, अपने को चयन करना है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों के सामने केट काई सिंड्रोम एवं मिनी माता दे रखा है, उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन एवं मेरास्मस एवं क्वेशियोर्कर, मिनी वाता एवं फ्लूओरिसिस। तो यहाँ पर प्रदूषण के द्वारा उत्पन्न होने वाला जो रोग है प्यारे बच्चों, वो है मिनी माता एवं फ्लूओरिसिस, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 21 कि निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक पौष्टिकता स्तर का सदस्य है। यानी कि ऐसा कौन है जिसमें एक से अधिक क्या है बच्चों, पौष्टिकता स्तर पाया जाता है, वह कौन है? तो ऑप्शन में है आपके सामने सांप, टिड्डा, प्लवक, मानव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एक से अधिक पौष्टिकता वाला जो है वो है मानव बच्चों। चलिए अगला प्रश्न है 22वां कि निम्नलिखित में से कौन जल प्रसारित रोग नहीं है। मतलब ऐसा कौन सा रोग है जो जल के प्रदूषण से नहीं फैलता है या जल के प्रसारण से नहीं होता है? तो हैजा है, टाइफाइड है, हिपेटाइटिस है, ट्यूबरकुलोसिस है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा ट्यूबरकुलोसिस। चलिए अगला प्रश्न है मिनी माता रोग प्रदूषण जनित रोग है जो परिणाम है। यानी कि एक तरीके से मिनी माता जो रोग होता है ये प्रदूषण से होने वाला रोग है, इसका परिणाम क्या है बच्चों? देखिए आप लोगों के सामने ये एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, तो मैंने अधिकतर वही प्रश्न लिए हैं बच्चों जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो ऑप्शन में है समुद्र में बिखरे तेल का, वायुमंडल में आर्सेनिक जमा होने का, औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का, या मनुष्य के कार्बनिक अपशिष्ट को पीने के पानी में छोड़ने का। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों, औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने के कारण एक तरीके से देखा जाए तो कौन सा रोग होता है? मिनी माता। चलिए 24वां प्रश्न है भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? ये भी राजस्थान में ही पूछा गया था, रीट में पूछा गया था, जो कि फरवरी में एग्जाम हुआ था 2018 में, तब पूछा गया था बच्चों। ठीक है, तो भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? 1985, 2005, 1995, 1990। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा, 1995। चलिए अगला प्रश्न है 25वां कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? दो प्रकार के रोग होते हैं बच्चों, एक तो होता है संक्रामक रोग जो एक तरीके से एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आ जाने से होता है, और एक होता है असंक्रामक जो कि संपर्क से नहीं फैलता है। ठीक है, तो यहां पर पूछा गया है संक्रामक रोग के बारे में, तो मधुमेह है, हृदयघात है, उच्च रक्तचाप है, डिप्थीरिया है। तो कौन सा रोग संक्रामक है? तो संक्रामक के बारे में पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डिप्थीरिया। यानी कि एक तरीके से अटैक यदि किसी व्यक्ति को आता है, हार्ट अटैक, तो ये एक तरीके से संक्रामक नहीं है। यदि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर जो है बीपी हाई होता है तो वो भी एक तरीके से संक्रामक नहीं है, और यदि किसी व्यक्ति को डायबिटीज वगैरह है तो वो भी एक तरीके से देखा जाए तो बच्चों वो कौन सा रोग नहीं है? संक्रामक नहीं है, लेकिन केवल एक है तो वो है डिप्थीरिया। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि मिनी माता रोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ठीक, तो मिनी माता रोग का संबंध है कैडमियम प्रदूषण से, सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण से, पारा प्रदूषण से, इनमें से कोई नहीं। तो मिनी माता रोग का संबंध जो है वो पारा प्रदूषण से है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है बच्चों 27वां कि नायलॉन का जो आविष्कार है यह किसने किया था? तो नायलॉन का आविष्कार मैरियन कैलविन ने किया था, रॉबिन हिल ने कहा था, वोलेस कैरोवर्स ने किया था, या पीटर मेसल ने किया था? तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर जो होने वाला है कि जो नायलॉन का आविष्कार किया था वो किया था वालेस कैरोथर्स। किसने किया था? ये वालेस कैरोवर्स ने किया था, ये आप लोगों को ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 28वां कि दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जैसे आप लोगों को पता है कि जो दूध है, इस दूध से दही को बनाने के लिए जिस जीवाणु का प्रयोग किया जाता है, जो जीवाणु होता है उस जीवाणु का नाम है लैक्टोबैसिलस। कौन सा जीवाणु है? लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के कारण दूध से किसमें परिवर्तित होता है? वो दही में परिवर्तित होता है। इसके लिए विधि कौन सी है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान होता है, आसवन के दौरान, स्टेरिलाइजेशन के दौरान, या किण्वन के दौरान। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा किण्वन।
क्या हो जाएगा, किण्वन। चलिए अगला प्रश्न है 29। एक वयस्क मानव में कुल कितनी अस्थियों की संख्या होती है। एक जो वयस्क मानव यानी कि जो एडल्ट जो मनुष्य होता है उसके अंतर्गत यदि देखा जाए यानी कि जो 18 वर्ष का होता है उसमें अस्थियों की संख्या कितनी होती है, 305, 275, 175, 206। तो हर एक बच्चे को यह पता है कि इसका आंसर क्या होगा। तो एक सामान्य व्यक्ति में जो हड्डियों की संख्या होती है बच्चों वो होती है 206। लेकिन यदि देखा जाए तो जो बच्चे होते हैं या शिशु होते हैं उन बच्चों में हड्डियों की संख्या ज्यादा होती है। बच्चों में हड्डियों की संख्या ज्यादा होती है, ये आपको ध्यान रखना है, हड्डी की संख्या ज्यादा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने और बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। 30वां नंबर का प्रश्न है बच्चों। बताना है कि मच्छर, ऑप्शन में है क्या कि मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि, यानी कि एक तरीके से जो मच्छर है और वो जो प्रजनन करते हैं वो ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा क्यों करते हैं। तो ऑप्शन है आप लोगों के सामने, तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है, मच्छरों को तेल द्वारा विकर्षित किया जाता है, मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं, या मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा कि तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन क्या हो जाता है, थम जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि मलेरिया रोग होता है किसके कारण से होता है। जो मलेरिया होता है प्यारे बच्चों वो प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम की वजह से, एंड अबीमा की वजह से, रेट्रोवायरस की वजह से, साल्मोनेला की वजह से। तो मलेरिया जो होता है ये ध्यान रखिएगा सभी बच्चे, मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम की वजह से, किसकी वजह से, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम की वजह से होता है। चलिए अगला प्रश्न है, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है। यानी कि जो ज्वर एक तरीके से बुखार है उसके नियंत्रण में आमतौर से प्रयोग की जाने वाली औषधि यानी कि जो टैबलेट है वह कौन सी है, ब्रूफेन है, बी कॉम्प्लेक्स, पैरासीटामोल या लिव 52। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा बच्चों। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा क्या, पैरासीटामोल। यानी कि बुखार में सामान्यतः जो एक टैबलेट ली जाती है वो है पैरासीटामोल। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने कि प्लेग है, प्लेग क्या है। प्लेग एक विषाणु जनित बीमारी है, कवक जनित बीमारी है, जीवाणु जनित बीमारी है या खनिज जनित बीमारी है। तो प्लेग की यदि हम चर्चा करें बच्चों तो प्लेग जो है वो जीवाणु जनित बीमारी है। कैसी है ये, जीवाणु जनित बीमारी है, ये आपको ध्यान रखना है। हमने इस टॉपिक के अंतर्गत टोटल 110 प्रश्न लिए हैं बच्चों और इस 110 प्रश्न से मान के चलिए मनुष्य के अंतर्गत जितने भी रोग होते हैं, मानव शरीर में जो भी रोग होते हैं उन सभी रोगों से संबंधित प्रश्न आने वाले हैं। सारे विटामिन के बारे में, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इन सभी से संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो आप लोगों के सामने लिए हैं और छांट छांट कर प्रश्न लिए हैं बच्चों जो अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को बस वीडियो को देखना है और यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक भी यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है। यानी कि मानव के द्वारा जो 2 पैर पर चला जाता है इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है। तो सबसे बड़ा फायदा प्यारे बच्चों शरीर को अच्छी प्रकार आधार देना, शरीर का भार कम होना, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं या अधिक तेज चलने के लिए। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि मानव शरीर का 2 पैरों से चलने का सबसे बड़ा फायदा है कि हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार क्या कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने 35वां कि पक्षमाभ उपकला प्राणियों के शरीर में कहां मिलते हैं। पक्षमाभ जिसे क्या नहीं कहीं ना कहीं बच्चों क्या बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं। यानी जो छोटे जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको चलने के लिए इस प्रकार से पौधे पर एक बाल जैसी संरचना होती है। किसके जैसी, बाल जैसी संरचना होती है जिन्हें सीलिया बोलते हैं या इनको पाद भी बोलते हैं या कूटपाद भी कहते हैं बच्चों, कूटपाद। ठीक है, तो ये कहां पर पाए जाते हैं, आमाशय में, आंत में, वायुकोश में, श्वास नलिका में। तो ध्यान रखना है ये कूटपाद जो पाए जाते हैं ये श्वास नलिका में पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न है 36 कि निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है। कि मच्छरों के द्वारा जो फैलने वाला रोग है वह कौन सा है। तो मियादी बुखार, हैजा चिकनगुनिया, मलेरिया, HIV एड्स डेंगू, HIV एड्स हैजा डेंगू, डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया। तो मच्छरों की वजह से जो फैलने वाली जो बीमारी है बच्चों वो है डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने कि दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीव उत्तरदायी है। यानी कि दही के निर्माण में कौन सा सूक्ष्मजीव उत्तरदायी है। तो ऑप्शन में है आप लोगों के सामने एस्परजिलस,
स्ट्रेप्टोकोकस, रेड्रोपायरस, लैक्टोबैसिलस। तो आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता होगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस, जो कि किसके लिए सहायक है, ये दही निर्माण हेतु सहायक है। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है, यानी कि इंसुलिन जो होता है वो किस चीज का बना हुआ होता है या इसमें क्या पाया जाता है। तो विटामिन है, वसा है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है। तो प्यारे बच्चों यदि देखा जाए तो इंसुलिन की जो प्रकृति है उस इंसुलिन की प्रकृति में क्या आ जाएगा आप लोगों के सामने, प्रोटीन आ जाएगा। यानी कि इंसुलिन में जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है बच्चों, प्रोटीन पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने 39वें नंबर का, यानी कि 39वें का, यानी कि कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह से सुखाया जाता है। जैसे कि घर पर आप लोगों ने देखा होगा कि जो अचार वगैरह डाला जाता है, उस अचार को डालने से पहले इस प्रकार से जो बर्तन होता है उस बर्तन को बहुत अच्छे से सुखाया जाता है बच्चों, ठीक है। तो इस बर्तन को सुखाया जाता है, और क्यों सुखाया जाता है इसका रीजन पूछा गया है। तो इसका रीजन आप लोगों को बताना है ऑप्शन को पढ़ते हुए बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन है आप लोगों के सामने क्या, उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, उनमें से धूल को हटाने के लिए, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नमी को पूर्णतः दूर करने के लिए उसको क्या किया जाता है, सुखाया जाता है, ताकि अचार खराब ना हो। चलिए अगला प्रश्न है, मानवों के पेट में अमाशय रस की प्रकृति होती है। मतलब जो मानव का पेट है उसमें अमाशय रस की क्या होती है, उत्पत्ति होती है या उसकी प्रकृति होती है, और वह भोजन के पाचन में सहायक है। तो वह कैसा होता है, तो वह उभयधर्मी होता है बच्चों, उभयधर्मी, या उदासीन होता है, या अम्लीय होता है, या क्षारीय होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा अम्लीय। यानी कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे अमाशय के अंतर्गत जिस प्रकार का एक अम्ल बनता है वो है HCl, जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो कि कैसा होता है, कौन सी प्रकृति का होता है, ये अम्लीय प्रकृति का होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 41वां, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लोह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आप लोगों को बताना है प्यारे बच्चों कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। ये औसला नहीं प्यारे बच्चों, ये क्या है, आंवला है। क्या है ये, आंवला, ठीक है। आंवला पालक गुड़, आंवला पालक आलू, आंवला पालक टमाटर, बंद गोभी भिंडी गुड़। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा, ये आंवला पालक और गुड़ हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने 42वां, क्या दे रखा है कि खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। मतलब एक तरीके से जो एक साथ जिनको कहीं ना कहीं संरक्षित किया जा सकता है बच्चों, वो कौन सा तरीका ठीक नहीं है। यानी कि आलू चिप्स, दूध पनीर, सेब जैम, कच्चा आम या अचार। तो इनमें से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो है दूध और पनीर। यानी कि आलू और चिप्स को हम एक साथ रख सकते हैं, बिल्कुल। सेब और जैम को हम एक साथ रख सकते हैं, कच्चे आम और अचार को रख सकते हैं, लेकिन दूध और पनीर को एक साथ नहीं रख सकते, क्योंकि दूध और पनीर को एक साथ रखा तो दूध भी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों 43, यानी कि 43वें नंबर का प्रश्न है। क्या है कि निम्नलिखित समूह में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके या ढंग दिए गए हों। मतलब खाना पकाने का सही तरीका कौन सा है ये आपसे पूछा गया है। और ये जो प्रश्न है ये मैंने मन से नहीं लिए हैं, ये एग्जाम में आए हुए हैं, जैसे आप देख सकते हैं। CTET 22 फरवरी 2015 को यह प्रश्न आया हुआ है बच्चों, ठीक है। तो उबालकर, गूंथकर, भूनकर, सेंककर, उबालकर, बेलकर, तलकर, भिगोकर, भुनकर, या सेककर, तलकर, भुनकर। तो जो खाना पकाने का जो सही ढंग दे रखा है बच्चों वो दे रखा सेककर, तलकर, भुनकर। यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, डी वाला हो जाएगा। चलिए 44 नंबर का प्रश्न है। क्या दे रखा है प्रश्न में, जरा देखते हैं, पढ़ते हैं। रीना आम पसंद करती है। रीना क्या पसंद करती है बच्चों, आम पसंद करती है। वहां उन्हें जाड़े का मतलब है ठंड, वहां ठंड के लिए उनको संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। मतलब उसे ज्यादा समय तक स्टोर करने के लिए कौन सी विधि को अपनाना चाहिए। अचार और आम पापड़ बनाना, जूस तैयार करना और वायुरोधी डिब्बे में संचित करना, प्लास्टिक के थैले में रखना, या रेफ्रिजरेटर में संचित करना। यदि रीना अपने आम को बहुत लंबे समय तक रखना चाहती है तो उसे क्या करना पड़ेगा बच्चों, उसे अचार बनाना पड़ेगा, या फिर उसे क्या करना पड़ेगा, पापड़ बनाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब पापड़ किसके, आम पापड़ बनाने होंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप लोग सामने 45वां। क्या प्रश्न दे रखा है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सी खुराक प्रोटीन में आधिक्य में नहीं है। मतलब यदि देखा जाए तो आपके सामने यहां पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से किसमें जो है प्रोटीन ज्यादा मात्रा में नहीं है,
ठीक, पनीर में, शुद्ध घी में, दालें में, मांस में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो है शुद्ध घी, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो शुद्ध घी जो होता है इसमें प्रोटीन नहीं बच्चा, बल्कि इसमें क्या पाया जाता है, इसमें वसा पाई जाती है। बाकी पनीर है, दाल है, मांस है, इनमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। चलिए 46 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वनस्पति के बीज हम खाते हैं? ऐसी कौन सी वनस्पति है जिसको हम क्या करते हैं बच्चों, खाते हैं? तो ऑप्शन में है गाजर, मक्का, केला, मूंगफली। तो जिसके बीज हम खाते हैं बच्चों वो है क्या, मूंगफली। ठीक, आप लोगों ने देखा है जो मूंगफली होती है उस मूंगफली के अंतर्गत जो बीज होते हैं उन बीज को हम निकाल कर क्या करते हैं, खाते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने 47 कि रेशम की रासायनिक प्रकृति क्या है? तो रेशम की रासायनिक प्रकृति आप लोगों को बतानी है कि रेशम जो बना होता है वो किसका बना होता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, वसीय अम्ल। तो रेशम की रासायनिक प्रकृति जो होती है बच्चों वो किसकी होती है, ये प्रोटीन की होती है। ये आपको ध्यान रखना है, ये एक बार और पूछा जा चुका है। चलिए अगला प्रश्न है और बहुत ही शानदार प्रश्न है 48वां, रमन को उसके पड़ोसी ने 4 किलो आंवला उपहार में दिए। बिल्कुल ठीक है, वह मुरब्बा बनाने की योजना बनाता है, उसे किस तकनीक को अपनाने की जरूरत है? यानी कि उसे आंवले से क्या बनाना है बच्चों, मुरब्बा बनाना है, तो उसे कौन सी तकनीक को अपनाना पड़ेगा? तो संरक्षण को, परिरक्षण को, अपघटन को, पाशुरीकरण को। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा क्या, परिरक्षण जो तकनीक है उसको अपनाना पड़ेगा। चलिए 50वां प्रश्न है, हमारे देश के नीचे दिए गए भाग में खाने की चीजें जैसे टेपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं और इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। मतलब एक तरीके से वो पूछना चाहते हैं आपसे कि जो टेपियोका है और नारियल है, इन टेपियोका और नारियल का इस्तेमाल करने वाला राज्य कौन सा है? मतलब ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं इनको भोजन के रूप में खाते हैं, किसको, टेपियोका और नारियल को। तो आंध्र प्रदेश के लोग, असम के, गोवा, केरल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या, केरल। केरल में जो है वो कहीं ना कहीं किसको खाया जाता है, टेपियोका को। चलिए अगला प्रश्न है 50वां कि निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? ये आप लोगों को प्रश्न अपने अलग भी पता चला था कि हम लोगों ने सम्मिलित करने में इस चीज को पढ़ी थी, लेकिन अब ये प्रश्न अलग ही पूछ लिया है। देखो ऐसे प्रश्न आ जाते हैं और ये CTET 22 फरवरी 2015 में पूछा गया था और हो सकता है ऐसा ही प्रश्न हमारे एग्जाम में आ जाए बच्चों। ठीक, तो नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं मिजोरम के लोग, गोवा के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग, बिहार के लोग। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो कहां के लोग हो जाएगा, गोवा के जो लोग हैं वो एक तरीके से नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली को खाना पसंद करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 51वां, कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयां लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित है? मतलब उस व्यक्ति को एक तरीके से गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां, यानी कि प्यारे बच्चों उसको आयरन की कमी है। क्या है? आयरन की कमी है या उसके अंतर्गत लोह की कमी है। ठीक है, तो इस लोहे की कमी से होने वाला जो रोग होता है वो बुखार, म्यादी बुखार, मलेरिया, एनीमिया। तो प्यारे बच्चों उस व्यक्ति को जो रोग है ध्यान रखना वो है एनीमिया, यानी कि लोहे की कमी से होने वाला जो रोग होता है वो होता है एनीमिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है बच्चों 52वां, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठे हुए पानी से हो सकती है? मतलब ऐसी कौन सी बीमारी है जो एक जगह जो जल एकत्रित हो जाता है उससे होती है? तो ऑप्शन में है आप लोगों के सामने बच्चों मलेरिया, पोलियो, चेचक, निमोनिया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा क्या? मलेरिया। मलेरिया जो हो जाएगा वो एक जगह इकट्ठे पानी से हो जाएगा, बल्कि निमोनिया, पोलियो, चेचक ये इससे नहीं होगा। चलिए 53 नंबर का प्रश्न है, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? मतलब एक तरीके से जो प्रदूषित जल होता है उसके पीने से फैलती है बच्चों। तो एड्स फैलती है, टाइफाइड, एनीमिया, टिटेनस। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है वो क्या हो जाएगा? जो दूषित जल या भोजन के ग्रहण करने से जो बीमारी होती है वो कौन सी होती है? टाइफाइड। चलिए अगला प्रश्न है, आपका हृदय एक दिन में लगभग कितनी बार धड़कता है? जो मनुष्य का हृदय होता है
जिसमें कितने कक्ष पाए जाते हैं? तो मनुष्य के हृदय की यदि हम बात करें बच्चों, तो मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं? 4 कक्ष पाए जाते हैं, जिसमें 2 क्या होते हैं बच्चों? 2 आलिंद होते हैं, और 2 आलिंद के साथ साथ 2 क्या होते हैं? नीले होते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, 2 आलिंद और 2 क्या होते हैं? नीले। अब वहां पर यदि हम आप लोगों से बात करें, और बहुत ही अच्छा प्रश्न इससे आता है, और वो प्रश्न क्या आता है कि इसमें आलिंद और नीले की यदि हम बात करें तो ये दोनों साइड होते हैं, दाएं भी होते हैं और बाएं में भी होते हैं। तो मनुष्य का शरीर जो है एक बार में कितनी बार धड़कता है? 25,000 बार, 50,000 बार, 1,00,000 बार, 1,25,000 बार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों 1,00,000 बार। जो औसतन है वो कितना है? लगभग 1,00,000। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने 55 कि निम्नलिखित में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है? यानी कि आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और 4 में से आपको एक अलग बताना है कि अलग कौन सा है। तो स्कर्वी है, रिकेट्स है, रतौंधी है, रेबीज है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रेबीज, क्योंकि ये तीनों के तीनों जो रोग है प्यारे बच्चों, रतौंधी है, स्कर्वी है, रिकेट्स है, ये विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं, बल्कि ये एक तरीके से वायरस की वजह से होने वाला रोग है बच्चों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि मनुष्य के हृदय में कक्ष कितने होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में कक्ष जो होते हैं 1, 2, 3, 4। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्या? 4, जो कि अभी आप लोगों को बताया था कि मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4, जिसमें 2 आलिंद होते हैं और 2 नीले होते हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा बच्चों कि व्यक्ति के अंतर्गत जो हृदयघात होता है, यानी कि एकदम जो अटैक आता है, वो किसकी वजह से होता है? तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक हो जाने की वजह से। किसकी मात्रा? कोलेस्ट्रॉल। ठीक, तो कोलेस्ट्रोल जो है इसकी मात्रा क्या हो जाती है बच्चों? अधिक हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है? जो ब्लड होता है वो ब्लड क्या हो जाता है? गाढ़ा हो जाता है। और ब्लड गाढ़ा हो जाता है, जो हमारी नसें हैं उनमें क्या है कि ये चल नहीं पाता और एकदम ब्लॉकेज आने लगता है, जिसकी वजह से मनुष्य को क्या होता है? हृदयघात होता है। चलिए अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? या विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम क्या है? तो स्कर्वी है, बेरी है, रतौंधी है, थकान है। तो विटामिन सी की कमी से होने वाला जो रोग है प्यारे बच्चों वो क्या है? स्कर्वी है, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्या प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? मतलब जो स्वस्थ अस्थि है बच्चों, उन स्वस्थ अस्थियों के लिए कौन सा है? ठीक है, तो कैल्शियम एवं विटामिन के, कैल्शियम एवं विटामिन ई, पोटेशियम एवं विटामिन के, कैल्शियम एवं विटामिन सी, कैल्शियम एवं विटामिन ई, कैल्शियम एवं विटामिन डी। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा कैल्शियम एवं विटामिन डी। ये वाला जो उत्तर है कैल्शियम एवं विटामिन डी, जो किसके लिए? स्वस्थ अस्थियों के लिए सहायक है। और जो विटामिन डी है ये किससे प्राप्त होता है बच्चों? तो विटामिन डी आप लोगों को पता होना चाहिए सूर्य के प्रकाश से। किससे प्राप्त होता है? ये सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। क्या? विटामिन डी। चलिए अगला प्रश्न है 59वें नंबर का कि पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। मतलब वो जो बनाया जाता है, उस एक तरीके से जो भी सामग्री बनाई जाती है उसे भी पोचमपल्ली कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है? केरल है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाने वाला है वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। चलिए 60वां प्रश्न है कि दाब का पार्श्वीकरण कैसे किया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है प्यारे बच्चों कि जो दाब है वो दाब नहीं है मेरे भाई, ये दाब की जगह टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये दूध है। क्या है? ये दूध है। कि दूध का पार्श्वीकरण कैसे किया जाता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट पर 5 मिनट तक गर्म करके, ठीक, 100 डिग्री सेल्सियस पर 15 मीटर नहीं है, मिनट है ना, 15 मिनट 32 मिनट तक गर्म करके, ठीक। वहीं यदि आप लोगों के सामने यदि दे रखे क्या कि एक और है कि 71 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट तक तथा 62 पर सेकंड तक गर्म करके, और 71 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड तथा 62 डिग्री सेल्सियस पर 32 मिनट तक गर्म करके, तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? यानी कि यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट और कहीं ना कहीं दे रखा है यहाँ पर 90 डिग्री
5 मिनट तक गर्म करके। ठीक, यहाँ पर जैसे दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट, और कहीं ना कहीं आप लोगों के सामने जो 32 दे रखा है बच्चों, इसके सामने दे रखा है 90 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों 71 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड तक, या 62 डिग्री सेल्सियस पर 32 मिनट तक गर्म करके क्या किया जा सकता है? दूध का पाश्चुरीकरण किया जा सकता है। चलिए 61वां प्रश्न है कि किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो रक्त का थक्का ना जमने में सहायक विटामिन के है, बी है, डी है, ए है। तो ऐसा विटामिन है प्यारे बच्चों के। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था इसका वैज्ञानिक नाम या रासायनिक नाम क्या था? नेफ्थोक्विनोन था। ठीक, चलो विटामिन बी1 का नाम क्या है? तो थायमीन है। ए का नाम क्या है बच्चों? तो रेटिनॉल है। और विटामिन डी का आप लोगों को बताना है, चलो नहीं तो मैं बता दूं कैल्सीफेरॉल है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने 62वें नंबर का प्रश्न। चलिए बच्चों 62वां है क्या है कि जल प्रदूषण अथवा जल जनित रोगों का एक उदाहरण दीजिए। क्या बताना है बच्चों आपको? कि जल प्रदूषण या जल जनित रोगों का एक उदाहरण आप लोगों को बताना है। तो चलिए बताइए क्या हो जाएगा आप लोगों के सामने इसका उत्तर? डिप्थीरिया, अतिसार, टॉन्सिलाइटिस, खसरा। ये जो दे रखा है प्यारे बच्चों, ये क्या दे रखा है? खसरा दे रखा है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए जल प्रदूषण अथवा क्या दे रखा है आप लोगों के सामने? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। जल जनित रोगों का एक उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो डिप्थीरिया है, अतिसार है, टॉन्सिलाइटिस है या खसरा है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा? डिप्थीरिया हो जाएगा, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि नहीं प्यारे बच्चों, नहीं होगा। डिप्थीरिया की जगह क्या हो जाएगा? ये अतिसार होगा। ये क्या होगा? अतिसार होगा। आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, कि जल प्रदूषण अथवा जल जनित रोगों का एक उदाहरण कौन सा है? तो ये क्या हो जाएगा आपका? तो अतिसार हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने। उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की? मतलब किसके अंदर बच्चों? मच्छर के पेट के अंदर, और यहां सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। तो ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जिन्होंने कहीं ना कहीं मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की थी। तो रोनाल्ड रोस है, चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर जॉन मंडल या जॉर्ज मिस्ट्रल। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रोनाल्ड रोस। क्या हो जाएगा? रोनाल्ड रोस हो जाएगा। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने 64 कि रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कपकपी, बुखार, सिरदर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूं। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे कड़वी दवाई दी। रजत किस रोग से पीड़ित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों, घुमा फिरा कर दिया गया है। और ये जो प्रश्न है ये CT8 में पूछा गया था। तो वो बच्चा मलेरिया से पीड़ित है, मियादी बुखार से, अतिसार से या हैजे से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो है मलेरिया से पीड़ित। किससे पीड़ित है वो? मलेरिया से पीड़ित है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है 65 आप लोगों के सामने प्यारे बच्चों यहां पर क्या दे रखा है? सुमेलित करने वाला ऑप्शन है आप लोगों के सामने। यहां पर क्या है? जैसे कि रोग और रोग के ये दे रखे हैं लक्षण। रोग के क्या दे रखे हैं बच्चों? लक्षण दे रखे हैं, और कहीं ना कहीं उनके सामने उपचार दे रखे हैं। तो आप लोगों को देखकर बताना है कि किस रोग का इलाज किससे किया जा सकता है। ठीक है, तो कटे और घाव इसका बताना है, सामान्य ज्वर का, आंख की सूजन का, और दांत का दर्द। तो इन सारी चीजों को किससे दूर किया जा सकता है यह आप लोगों को बताना है बच्चों। ठीक है, तो चलो मैं यहां पर आप लोगों को बता दूं, फिर आप लोग यहां पर कूट में मिलाइएगा। तो यहां पर यदि देखा जाए प्यारे बच्चों कटे और घाव, तो कटे और घाव की यदि हम बात करें तो इसको ठीक किया जा सकता है किससे? हल्दी के चूरने से किया जा सकता है। ठीक, और कहीं ना कहीं यदि देखा जाए सामान्य ज्वर को किससे ठीक किया जा सकता है? तो मेथी के बीजों से किया जा सकता है। ठीक, फिर कहीं ना कहीं आंख की सूजन को किससे किया जाता है? ताजे धनिये के बीजों से किया जा सकता है बच्चों। और दांत और दर्द को किससे ठीक किया जा सकता है बच्चों? तो ध्यान रखना दांत के दर्द को हींग के चूरने से सही किया जा सकता। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 2 पहले आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, और उसके बाद 4 आ जाएगा। ठीक, ये 3 है। तो 2 3 1 4, तो 2 3 1 4 इस प्रश्न का क्या है? सही उत्तर है। तो ऐसा हमको कहां पर मिलेगा? 2 3 1 4, तो 2 3 1 4 ये डी वाले में है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है, यानी कि एक तरीके से वायरस से होने वाला जो रोग है वो कौन सा है? तो टाइफाइड, कोलेरा, जुकाम, मलेरिया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा जुकाम, यानी कि वायरस संक्रमण की वजह से होने वाला रोग कौन सा है? जुकाम।
चलिए, ये सारे प्रश्न जो हैं प्यारे बच्चों रीड के अंतर्गत जो लेवल फर्स्ट है उस लेवल फर्स्ट के अंतर्गत आने वाले प्रश्न हैं और पूछे जाते हैं, इसलिए इन सारे प्रश्नों को शामिल किया गया है। चलिए, चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो चावल को पॉलिश करने पर प्यारे बच्चों एस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल, थायरॉक्सिन, थायमिन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा बच्चों, कौन सा खत्म हो जाता है? थायमिन पोषक तत्व जो है या विटामिन खत्म हो जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्न में कौन संक्रामक रोग नहीं है? मतलब संक्रामक रोग के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? डेंगू, मलेरिया, पोलियो, टिटनेस। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा टिटनेस, यानी कि टिटनेस जो है वो संक्रामक रोग नहीं है। चलिए, अगला प्रश्न है, क्वाशियोरकर नामक रोग की कमी से होता है। मतलब जो क्वाशियोरकर है ये किस की वजह से होता है, किसकी कमी से? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, आयोडीन। तो क्वाशियोरकर जो होता है प्यारे बच्चों ध्यान रखना है ये किसकी वजह से होता है? ये प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, क्वाशियोरकर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 70वां कि निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है। किसकी कमी है बच्चों? हीमोग्लोबिन की कमी है। तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या खाना चाहिए? तो आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़, चावल, चीनी, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गेहूं, संतरा, गुड़, नींबू, मटर। तो उस व्यक्ति को खाना चाहिए बच्चों आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़ खाना चाहिए, जिससे उसके अंदर आयरन की कमी क्या हो जाए? दूर हो जाए। चलिए, अगला प्रश्न है बच्चों 71, रक्त का थक्का बनने में सहायक है। यह भी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, जैसे कि आप देख सकते हैं BT8 में पूछा गया था ये। तो रक्त का थक्का बनने में सहायक विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन के। तो रक्त का थक्का बनाने में सहायक है बच्चों विटामिन के। तो आप लोगों को यहाँ पे बता दूं विटामिन बी और जो सी है ये दोनों विटामिन किस में घुलनशील है बच्चों? जल में घुलनशील है। और कहीं ना कहीं जो विटामिन के है, ई है, डी है और ए है, ये किस में घुलनशील है बच्चों? तो ध्यान रखना है वसा में घुलनशील है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? बी और सी है। चलिए, अगला प्रश्न है 72, क्या प्रश्न है? दूध से दही का बनना। किससे किसका बनना बच्चों? दूध से दही का बनना जो है वो किस प्रकार की प्रक्रिया है? भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, तापीय परिवर्तन है, नाभिकीय परिवर्तन है? तो दूध से दही का जो बनना है प्यारे बच्चों वो कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो जीवन की मूलभूत इकाई ऊतक है, रक्त है, कोशिका है या प्रोटीन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या? कोशिका। तो जीवन की जो मूलभूत इकाई है वो क्या हो जाएगी? कोशिका हो जाएगी। और कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज की थी बच्चों रॉबर्ट हुक ने की थी। और रॉबर्ट हुक के द्वारा कब की गई थी? ये 1965 में की गई थी, ये आप लोगों को ध्यान रखना, 1965 नहीं 1665 में। चलिए, अगला प्रश्न है 74 कि श्वसन के दौरान मनुष्य द्वारा ग्रहण की जाने वाली गैस मुख्यतः है। मतलब सांस के दौरान जो मनुष्य के द्वारा एक तरीके से गैस जो छोड़ी जाती है, ग्रहण की जाती है, सॉरी कौन सी? ग्रहण की जाती है। तो ग्रहण जिसको किया जाता है बच्चों वो है ऑक्सीजन। ठीक, और यदि छोड़ने की हम बात करें कि छोड़ा किसको जाता है, तो मनुष्य के द्वारा जिसको छोड़ा जाता है वो है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑक्सीजन। चलिए 75 75वां प्रश्न है कि भारोत्तोलक को प्रायः ज्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, जो भार उठाने वाले होते हैं उनको ज्यादा मांसपेशियां और बॉडी बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो भरपूर है। जो किससे भरपूर होता है? तो वो प्रोटीन से भरपूर होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट से, वसा से, विटामिन से। तो प्यारे बच्चों वो भरे होना चाहिए किससे? कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होना चाहिए, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। जी नहीं, कार्बोहाइड्रेट तो हर कोई सामान्य व्यक्ति ले लेता है, उसे होना चाहिए किससे भरपूर? प्रोटीन से भरपूर होना चाहिए, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है और बहुत ही शानदार जबरदस्त प्रश्न है 76 अंजलि की सहेली दांतों में छेद से बचने के निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। मतलब एक तरीके से दांतों से बचने के लिए कितने तरीके बताती है बच्चों? वो 4 तरीके बताती है कि दिन में 2 बार ब्रश करें, इनेमिल कम ना हो इसके लिए ब्रेसिज पहने, मिठाई, चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ ना लें, या हर खाना खाने के बाद कुल्ला करें। ये 4 सलाह उसने दी। अब अंजलि को इनमें से कौन से तरीकों को अपनाना चाहिए? अंजलि को उपरोक्त तरीकों में से किसका अनुपालन करना चाहिए? तो आप लोगों के सामने ये 4 तरीके हैं। अब इसका सही उत्तर आप लोगों को कूट के माध्यम से बताना है। ठीक, तो 2, 3 और 4, 3, 4 और 1, 4, 1 और 2, 1 और 3। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों 3, 4 और 1।
ठीक है, यानी कि हर खाने के बाद कुल्ला करना चाहिए उसको, ये चौथा है। तीसरा क्या है, मिठाई, चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ ना लें, और दिन में क्या करें बच्चों, 2 बार ब्रश करें। चलिए अगला प्रश्न है 77। मादा मच्छर रक्त चूसने का कार्य क्यों करती है? मतलब जो मादा मच्छर है, इस मादा मच्छर को रक्त चूसने का कार्य क्यों करती है बच्चों? तो मलेरिया फैलाने के लिए, संक्रमण फैलाने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए, या अंडे देने के लिए? तो मादा मच्छर की यदि हम बात करें बच्चों, तो ये किसके लिए खून चूसने का काम करती है? तो ध्यान रखना, अंडे देने के लिए किसका काम करती है? ये खून चूसने का काम करती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने 78। निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता हो। यानी कि ऐसा रोग जो किससे फैलता हो बच्चों, ये मच्छरों से फैलता हो, वो आप लोगों को बताना है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, मलेरिया, हैजा, मियादी बुखार, मलेरिया, डेंगू, हैजा या मलेरिया, चिकनगुनिया, मियादी बुखार। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो क्या हो जाएगा कि जो एक तरीके से किससे फैलता है, जो मच्छरों से फैलता है, उस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। चलिए 79वें नंबर का प्रश्न है कि संक्रमण के दौरान खालिस्तान की संख्या में वृद्धि होती है। यानी कि जब यदि कोई व्यक्ति संक्रमित हो जाता है तो उसके शरीर में किस संख्या की वृद्धि होती है? तो एरिथ्रोसाइट की, ल्यूकोसाइट की, प्लेटलेट की या हीमोग्लोबिन की? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा ल्यूकोसाइट। चलिए, जैसे आप लोगों ने सुना होगा WBC, RBC, तो कहीं ना कहीं ल्यूकोसाइट जो है उसकी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाएं जिसे रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, RBC कणिकाएं शरीर में ऑक्सीजन का संवहन करती है। वयस्कों में इनका निर्माण होता है, यानी कि जो वयस्क होते हैं इनका निर्माण कहां पर होता है? यकृत में होता है, गुर्दों में होता है, हृदय में होता है या अस्थि मज्जा में होता है? तो प्यारे बच्चों, जो लाल रक्त कणिकाएं हैं इनका जो निर्माण होता है कहां पर होता है? अस्थि मज्जा में। चलिए 81वें नंबर का प्रश्न है आप लोगों के सामने, मानव शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है, इसका कारण है। यानी कि मानव का जो शरीर है केवल कैसा रह जाता है? हड्डियों का ढांचा रह जाता है, केवल दुबला पतला हो जाता है। ये किसके कारण? लंबे समय तक तंबाकू ग्रहण करने से, लंबे समय तक शराब का सेवन करने से, परिवार के लोगों द्वारा नशा करने से, परिवार के लोगों द्वारा तंबाकू ग्रहण करने से। भाई परिवार के लोगों द्वारा ग्रहण करने से ये कौन सी चीज हुई? वो उनकी समस्या है। लेकिन इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो लंबे समय तक क्या, तंबाकू ग्रहण करने से क्या हो जाता है? व्यक्ति का शरीर एक ढांचा मात्र रह जाता है। चलिए 82 नंबर का प्रश्न है 82वां, कि निम्नलिखित में से भोजन का कौन सा तरीका अच्छा है? यानी कि भोजन का तरीका जो है प्यारे बच्चों, वो कौन सा अच्छा है, आप लोगों को बताना है। ऑप्शन है आप लोगों के सामने कि सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना, सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते हुए पानी में धोना। चलते हुए का मतलब उबले हुए पानी में धोना, ये कहना चाहते हैं, ठीक है, उन्हें उबले हुए पानी में धोना, ठीक है। या फिर कहीं ना कहीं सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना और बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जी को गहरे तलते हुए पकाना, ठीक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों, सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर क्या करना, काटना, ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है 83। हम भोजन करते हैं एवं पाचन होता है, सभी को यही होता है, लेकिन इस पचित भोजन के उपयोग द्वारा पदार्थों का अवशोषण होता है। मतलब जब भोजन पचता है तो उन पदार्थों का जो अवशोषण होता है वो किसके द्वारा होता है? आमाशय की दीवार से होता है, छोटी आंत की दीवार से होता है, वृहद आंत की दीवार से होता है, यकृत में होता है। तो जो पदार्थों का जो अवशोषण होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये छोटी आंत की दीवार से होता है। चलिए अगला प्रश्न है 84। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कुनेन जो कि एक मलेरिया की औषधि है, सिनकोना नामक पौधे से प्राप्त होती है, बिल्कुल सही बात है। चावल वानस्पतिक तेल का अच्छा स्रोत है, आगे बढ़ते हैं। दालों में प्रोटीन मात्रा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हरी सब्जियां विटामिन एवं खनिज लवणों का अच्छा स्रोत है। तो प्यारे बच्चों, गलत कथन की यदि हम बात करें तो वो गलत कथन है बी। क्यों है गलत कथन बी? क्योंकि चावल जो है वो वानस्पतिक तेल का स्रोत नहीं है, केवल एक वो खाद्यान्न पदार्थ है, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों का? बी वाला ऑप्शन। चलिए बच्चों अगला प्रश्न है 85। 85वां प्रश्न क्या कहता है, चलिए पढ़ते हैं। आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पड़ती है। मतलब एक पोस्टर दे रखा है बच्चों, उस पोस्टर पर ये सारी सावधानियां दे रखी है। क्या क्या सावधानी दे रखी है? अपने आसपास पानी को जमा ना होने दें, पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें, यदि कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें, स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें और डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर
अब ये भैया क्या कहना चाहते हैं, अब उस पोस्टर को देखकर, किस चीज को देखकर बच्चों, पोस्टर को देखकर, पोस्टर का उद्देश्य है कि किसके फैलने के बारे में जागरूकता पैदा करना, मतलब किस चीज के फैलने के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए उस पोस्टर के ऊपर ये सारी सावधानियां लिखी है। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन में है आप लोगों के सामने क्या, डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर, चेचक और मलेरिया, डेंगू और हाई फ्लू, टाइफाइड और हैजा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों डेंगू और जापानी मस्तिष्क। क्या हो जाएगा, डेंगू और जापानी मस्तिष्क हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर, कि कहीं ना कहीं इस चीज के लिए जो है वो क्या करना चाहती है, वो इन पोस्टर पे इन सारे निर्देशों को बताती है। चलिए अगला प्रश्न है 86, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह आपस में निकटी रूप से संबंधित है, मतलब जो एक दूसरे से संबंधित है। मच्छर, मलेरिया, एनीमिया, लोहा, लोहा, मलेरिया, एनीमिया, रक्त, लोहो, हीमोग्लोबिन, एनीमिया, आंवला, मच्छर, डेंगू, लोहो, गुड़। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा ए, मच्छर है, मलेरिया है, एनीमिया है, लोहो है, ये लगभग एक दूसरे से क्या है, थोड़ी सी समानता रखते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, तो जो एक मनुष्य का जो शरीर होता है इसका सामान्य तापमान जो कितना होता है, 33 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री सेल्सियस। तो मनुष्य के शरीर का जो सामान्य तापमान होता है बच्चों ध्यान रखना वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है 88, छोटी माता एवं रेबीज रोग का कारण होता है। छोटी माता एवं रेबीज रोग का कारण क्या होता है, वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, निमेटोड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा छोटी माता एवं रेबीज रोग का कारण जो होता है बच्चों वो क्या होता है, वायरस होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है 89 के उत्सर्जन तंत्र किससे संबंधित है। तो उत्सर्जन तंत्र जो है इसकी यदि हम बात करें तो वृक्क से है, कान से है, फेफड़े से है, त्वचा से है। तो उत्सर्जन तंत्र का जो संबंध है प्यारे बच्चों वो किससे है, तो ध्यान रखना इसका संबंध वृक्क से है। चलिए 90वें नंबर का प्रश्न है, टोटल प्यारे बच्चों इस सामान्य रोग की क्लास में 110 प्रश्न होने वाले हैं, जिसमें सारे के सारे रोगों के बारे में आप लोगों ने देखा है अभी, और अभी 20 प्रश्न बाकी है जिसमें और भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है। पीने के पानी में रोगाणुनाशक डालते हैं, मतलब जो पीने का पानी होता है उस पीने में के पानी में से रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए किस चीज को डाला जाता, पोटेशियम परमांगनेट क्लोरीन, पोटेशियम क्लोराइड क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड ऑक्सीजन, पोटेशियम सल्फाइड क्लोरीन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा क्या, पोटेशियम परमैंगनेट क्लोरीन, परमैंगनेट है ये, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट और क्लोरीन। चलिए अगला प्रश्न है 91, एक पुरुष जिसका रक्त O है एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके बच्चे के रक्त समूह में O होने की संभावना है, कितने प्रतिशत उसके बच्चे में O रक्त ब्लड ग्रुप होने की संभावना है, 25%, 75%, 50%, 100%। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा 50%, यानी कि उसके पीढ़ी में या उसके बच्चे में O रक्त समूह होने की कितनी संभावना है, 50%। चलिए अगला प्रश्न है 92, निम्न में से किस गैस की गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन से है, यानी कि एक तरीके से जो हीमोग्लोबिन है इस हीमोग्लोबिन का संबंध किस गैस से है, CO से है, ठीक, NO से यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, उसके बाद कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों CO। चलिए अगला प्रश्न है, जल जनित रोग है, जल जनित रोग कौन सा है, अतिसार है, छोटी माता है, रक्ताल्पता है, मस्तिष्क ज्वर है। तो जो जल से होने वाला जो रोग है प्यारे बच्चों वो है अतिसार, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 94, पोलियो का कारण है, पोलियो जो होता है वो किसकी वजह से होता है, जीवाणु की वजह से, विषाणु की वजह से, कीट की वजह से, कवक की वजह से। तो पोलियो जो होने वाला रोग है प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा ये किसकी वजह से होता है, ये विषाणु की वजह से होता है, वायरस। अगला प्रश्न है, पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य है, तो यह भी रीट में पूछा गया था 2011 में। पल्स पोलियो कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो क्या है, पोलियो का उपचार करना, पोलियो से उत्पन्न लकवा को रोकना, पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना, इनमें से सभी। तो पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य है बच्चों पोलियो का संपूर्ण क्या करना, उन्मूलन करना। चलिए अगला प्रश्न है, डेंगू रोग का वाहक कौन सा मच्छर है, तो जो डेंगू रोग होता है इसका वाहक कौन सा मच्छर है, तो एडिज मच्छर, क्लूलेक्स, घरेलू मक्खी, एनोफिलेज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों एडिज मच्छर, जो कि आप लोगों को बताया है, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न है 97वां प्रश्न कि रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान की जाती है। यानी कि रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से किसकी पहचान भैया, मलेरिया की पहचान। लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी, रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं, या फिर रक्त में मच्छर के लाए। लाए नहीं है बच्चों, ये है लावे। ठीक है, ये क्या है, लावे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी। यानी कि हमारी जो रेड ब्लड सेल्स है उसमें यदि पाया जाता है क्या, ये प्लाज्मोडियम पाया जाता है, तो इसका मतलब वो क्या है, उसके अंदर बीमारी मलेरिया की। चलिए अगला प्रश्न है, भोजन पकाते समय कभी कभी बर्तन के पेंदे की बाहरी सतह काली हो जाती है, इसका अर्थ क्या है। मतलब जब, बिल्कुल सही बात है, भोजन पकाते समय बर्तन जो होता है वो काला हो जाता है, इसकी वजह क्या है। भोजन अत्यधिक पक गया है, बर्तन स्टील का बना है, ईंधन पूर्ण रूप से नहीं जल रहा है, प्रयुक्त ईंधन गैर परंपरागत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ईंधन जो होता है वो पूर्ण रूप से नहीं जल रहा है, जिसकी वजह से वो काला होता है। चलिए अगला प्रश्न है 99। टोटल 110 प्रश्न होने वाले हैं बच्चों कि पेनक्रियाज अग्नाशय में होती है केवल बहिस्त्रावी कोशिकाएं, केवल अंतःस्त्रावी कोशिकाएं, दो प्रकार की कोशिकाएं अंतःस्त्रावी एवं बहिस्त्रावी, केवल एक प्रकार की कोशिकाएं जो कि अंतरावी एवं बहिस्त्रावी दोनों प्रकार से कार्य करती है। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि दो प्रकार की कोशिकाएं जो कि अंतःस्त्रावी एवं बहिस्त्रावी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 100वां कि विश्राम अवस्था में स्वस्थ व्यक्ति की हृदय गति प्रति मिनट धड़कन होती है। मतलब यदि कोई व्यक्ति विराम अवस्था में बैठा है तो उसके शरीर में जो हृदय की जो गति है 1 मिनट में कितनी बार धड़कने की है। तो 72 बार, 70 बार, 75 बार, 80 बार। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा कितनी बार, 72 बार। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग है। यदि कोई व्यक्ति देखा जाए तो जो तंबाकू वगैरह का सेवन या फिर धूम्रपान सिगरेट वगैरह का सेवन करता है तो उसको कौन सी बीमारी होती है। तो उसे तपेदिक होती है यानी कि टीबी होती है, या फिर कैंसर होता है, या फिर अनिद्रा होती है, या अल्सर होती है। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा उसे होता है कैंसर, जो कि किसका, फेफड़े का। चलिए 102वें नंबर का प्रश्न है कि चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग है कि चूहों के द्वारा जो रोग फैलता है वो चेचक, मलेरिया, प्लेग, तपेदिक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा कि चूहों के द्वारा फैलने वाला जो रोग है वो क्या हो जाएगा, प्लेग हो जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है बच्चों 103वां, हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। प्यारे बच्चों किसको, यहां पर अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम जो करता है वो कौन करता है। तो यकृत, वृक्क, फेफड़े, हृदय। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा यकृत। क्या हो जाएगा, यकृत। चलिए अगला प्रश्न है 104वां कि श्वेत फेफड़ा कैंसर होता है। ये जो श्वेत फेफड़ा कैंसर जो होता है प्यारे बच्चों ये किससे होता है, एस्बेस्टोस से, पेपर से, टेक्सटाइल से, सिलिका से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों वो होता है टेक्सटाइल से, टेक्सटाइल से। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन है, चावल है, गेहूं है, बाजरा है, मक्का है। तो बिहार के लोगों का जो मुख्य भोजन है बच्चों वो क्या है, चावल है। 106वें नंबर का प्रश्न है कि किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता। तो ये आप सभी बच्चों को पता होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, विटामिन के। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 107वां। 7वां प्रश्न है कि विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी, रिकेट्स, स्कर्वी, क्वाशियोरकोर। तो प्यारे बच्चों विटामिन ए की कमी से होने वाला जो रोग है वो कौन सा है, रतौंधी है। विटामिन डी की कमी से होने वाला रिकेट्स है। वहीं विटामिन सी की कमी से होने वाला स्कर्वी है। और जो प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है बच्चों वो कौन सा है, क्वाशियोरकोर है। चलिए अगला प्रश्न है 108, प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है। मतलब प्रोटीन जो है वो सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है, दूध में, मांस में, सोयाबीन में, अंडा में। तो प्यारे बच्चों प्रोटीन की यदि कभी भी बात आती है और यदि साथ में सोयाबीन दे रखे तो आंख मीचकर आप लोगों को इसका उत्तर क्या लगा देना है मेरे बच्चों, आप लोगों को लगा देना है सोयाबीन, क्योंकि सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन जो होता है वो होता है सोयाबीन में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, भिंडी में पाया जाता है। भिंडी में फास्फोरस पाया जाता है, विटामिन ए, विटामिन सी, या ये सभी। तो भिंडी के अंतर्गत पाए जाने वाला जो तत्व है प्यारे बच्चों वो सभी है। यानी कि फास्फोरस भी पाया जाता है, विटामिन ए भी, विटामिन सी भी।
चलिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास का सबसे लास्ट और अंतिम प्रश्न है जो कि है 110वां, जो कि सामान्य रोग से जुड़ा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है। मतलब किसमें प्रोटीन ज्यादा मात्रा में है। तो दूध है, आम है, गाजर है, वहीं अंडा, मटर, मछली, सोयाबीन, चना, मक्का, सेब, दही, मांस। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा सोयाबीन, चना और मक्का। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में यानी कि जो पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत जो सामान्य रोग है, इस सामान्य रोग के अंतर्गत हमने टोटल 110 प्रश्न कवर किए हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये पसंद आया होगा। यदि पसंद आई है यदि क्लास आपको, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि अभी तक आप लोगों ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।